अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर वो कैसे आए और कैसे गए इसके ऊपर भी बात करेंगे, और आइनी पैकेज उसका मुस्तकबिल क्या है। अली अमीन गंडापुर शदीद दबाव का शिकार है अपनी पार्टी के अंदर से, क्योंकि जिस तरीके से उनका क्राउड यहाँ पर एक बाकायदा उन्होंने सही से शो बनाया हुआ था। तादाद उनकी कम मैटर करती थी कि नंबर 100 है या 1000 है, लेकिन उनकी प्रेजेंस डी चौक के अंदर वो पार्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इमरान खान ने कॉल दी हुई थी और वो लोग आके यहाँ पहुँचे हुए थे, और बड़ी सख्ती भी थी। ये नहीं था कि सख्ती नहीं थी, सख्तियों के बावजूद आए थे। अली अमीन गंडापुर अचानक से नमूदार हुए, और अचानक से नमूदार होने के बाद अचानक ही गायब हुए। और इस दोनों के मुतल्लिक़ उनकी पार्टी के अपने लोगों का ख्याल यह है कि वो एक इंतज़ामिया के साथ किसी अरेंज्ड सेटअप के नतीजे में अंदर आए थे, और उसी अरेंज सेटअप के नतीजे में यहाँ से रुखसत हुए। अली अमीन उसके ऊपर जो कहानियाँ सुना रहे हैं, उनकी पार्टी खुद उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहानियाँ कुछ ऐसी तोता मैना वाली हैं जो गुज़श्ता रोज़ वो कहते थे कि मैं अंदर ही छुपा हुआ बैठा था, मैं तो बाहर निकला ही नहीं था, मैं देख रहा था ये पुलिस वाला जो कुछ कर रहा है। आज वो एक स्टेप और आगे गए हैं। मैं उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल के सामने ही पुलिस की पिकेट थी, वहाँ पे जाके बैठ गया। फिर भाई आप यहाँ से निकले थे तो हरीपुर और जाके आप नौशहरा जाते और आगे पेशावर पहुँच जाते, लेकिन उन्होंने पूरा फिर सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लेके गिनवाए हैं कि मैं कैसे कैसे पहुँचा हूँ। सुनिए कि वो क्या कहानी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ से वो निकले। जब हम केपी हाउस पहुंचे, केपी हाउस के अंदर रेंजर, आईजी, पुलिस, और उन्होंने ऐसा धावा बोला इस माहौल में। मैं वहां से, मेरा विशाल नाम का, उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट बनी हुई है, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे मैं वहां पे रहा। अब इस हालात में मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो, गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनाल वाली साइड पे। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ किस बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। फिर मैं सीधा गया और मैं वहां से गड़ग्राम, तोरघर, शांगला, फिर वहां से सवात से नीचे फिर आता गया, फिर मद्दान, नौशेरा, चारसदा, और मैं पेशावर पहुंच गया। लेकिन पूरा यू टर्न लेके वापस पेशावर आए, सीधे रास्ते से नहीं आए। तो ये कहानी है अली अमीन गंडापुर की। इनके केपी के अपने लोग ही नहीं मान रहे, बाकी तो किसी बाहर वाले ने क्या मानना है। लेकिन अली अमीन इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक प्रोविंस के। तो एक चीज़ उन्होंने अच्छी की है कि फ़ौज के मामले में, क्योंकि पीटीआई के ऊपर एक छाप है 9 मई के बाद, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बयानात के अंदर काफ़ी तवाज़ुन भी रखा है। फ़ौज के मुतल्लिक़ कहाँ जहाँ जिक्र हुआ उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। क्योंकि फौज हमारी है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारी फौज से लड़ाई है, नई फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। उस बुनियाद पे जब हालात ऐसे बन गए, टकराव वो सूरत इख्तियार कर गया, आगे आकर फ्रंट पे रेंजर और पुलिस और अवाम का आमने सामने आ गए और 3 तरफ से डायरेक्ट हिट करना शुरू कर दिया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने वहां पे फैसला किया, हम लोग जाते हैं केपी हाउस, एहतजाज हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, केपी हाउस जाके हम आराम से बैठते हैं। मैं यहाँ पे फौजी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हमारे लोग गए, फौजियों ने उनको रास्ता दी और इनको समझ आ गई है कि जहाँ तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला स्टेप फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। अब वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो धक्का भी इंशाल्लाह हम ही देंगे। अब यहाँ तासुर यह है कि अली अमीन गंडापुर जिस अरसे में गायब रहे, उस अरसे में इनके साथ आइनी पैकेज के हवाले से भी कुछ गौर व खौज करने के लिए कहा गया। पूछा गया कि मामला आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कहाँ जो 5-10 बंदे पीडीएम वालों को चाहिए या मौजूदा हुकूमत को चाहिए, वो कैसे मिल सकते हैं। तो कहने में और सुनने में जो बातें आ रही हैं उसके मुताबिक तो यह है कि नवीद कमर साहब ने जो कॉल की असद कैसर साहब को, और उसी कॉल के अंदर बाद में बैरिस्टर गौर साहब भी शामिल हो गए, उसके अंदर किसी हद तक इस चीज़ का डिस्कस किया गया। पीटीआई का एक जो बहुत बड़ा कंसर्न था वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इनकी आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर कर रही है, जिसमें उम्र की हद भी 65 से बढ़ाकर 68 की जा रही थी। अब सुनने में आ रहा है कि शायद ये वाली प्रपोज़ल जो है इसको डंप कर दिया गया। एटलीस्ट ताज़ा तरीन इतला यही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ी साहब वो रिटायर हो जाएंगे और उनको आइनी अदालत के तकर्रर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि बाद में इसके अंदर तब्दीली आ जाए, लेकिन अभी यही सुनने में चीज़ आ रही है। एक और चीज़ जिसके ऊपर बड़ा कंसर्न था कि वो जो रिट जुरिस्डिक्शन थी, रिट जुरिस्डिक्शन को उठा के वो भी आइनी अदालत में ले जा रहे थे, उसको भी नहीं छेड़ा जाएगा। जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो हुकूमत उससे बड़ी परेशान है कि क्योंकि उन्होंने ख़त लिख दिया है, वो अपने कामों में मुदाखलत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो एक प्रोविजन ये थी कि हाई कोर्ट के जजेस को उनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर दूसरे सूबों के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि इस प्रपोजल को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो फिर रखा क्या गया? मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक इशू पेंडिंग है जिसके ऊपर जेयूआई को पोजीशन लेनी है कि क्या जेट ब्लैक टेररिस्ट उनको ट्रायल के लिए विद ए सनसेट क्लॉज, जैसे माजी में डाला गया था नून लीग के दौरे हुकूमत में 1 साल या 2 साल, उसके लिए वो प्रोविजन डाली जाए
या ना डाली जाए। जो इब्तदाई शक्ल थी उसमें आर्टिकल 8 और 9 को छेड़कर उस और 178 को भी अमेंडमेंट करके बहुत कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट थी, जिसके नतीजे में 9 मई वाले केसेस जो थे वो भी काफ़ी हद तक मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाते थे। अभी ताज़ा तरीन इतला यह है कि इसको इस तरीके से नहीं छेड़ा जाएगा कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं लोगों के वो मजरूह हो जाए। तो ये एक तब्दीली है जो हमारे सामने नज़र आती है आईनी अदालत के ऊपर और जजेस के तकर्रुर के तरीक़ाकार के ऊपर। जो जुडिशल कमीशन का तस्वर है उसकी रिफॉर्म के ऊपर अभी बहरहाल एक कंसेंसस नज़र आता है PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, और JUI को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि इस वाली चीज़ को कम अज़ कम अब कर लिया जाए, इसको पेंडिंग ना किया जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से SCO समिट से पहले या उससे बाद में इसके ऊपर कुछ रजामंदी का इजहार हो जाता है तो मुमकिन तौर पर ये चीज़ आगे चलेगी, लेकिन एग्जैक्ट क्या शक्ल होगी मैं इसके ऊपर हतमी आपको कोई चीज़ बता नहीं सकता, क्योंकि एक फ्लूइड सिचुएशन के अंदर किसी चीज़ को भी प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये टॉपिक है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एक आपको छोटा सा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का सुनवा दूँ, सुनिए क्या कहा PM ने। ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है, इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। ये दोबारा 2014-15 को जो कुछ किया गया उसका ये रेप्लिका है कि 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। कौम को पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस जमाने में क्या हरकतें की गई। आज दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस विल बी अलाउड एट ऑल। मैं इसको नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और अब भी हमने अपने दोस्त नुमा दुश्मनों को ना पहचाना, देन गॉड हेल्प अस। जो प्रोग्राम है हमारे साथ शुरका हैं रियासत अली एजाज साहब हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, नासिर हुसैन शाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नईम पंजोथा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद साहब, जो अली मीन की आनी और जानी है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें, फिर आईनी पैकेज की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मुझे तो उसकी सारी बताएगी जो स्टोरी है ना, मैं तो उससे कम अज़ कम बीइंग अ लॉयर मैं कन्विंस नहीं। अगर उनका मुकदमा आपको लड़ना हो तो मुश्किल में पड़ जाए। तो देखें, हम अपनी लीगल ज़बान में कहते हैं कि एक होता है वन वर्शन केस, ये सो मैनी वर्शन केस है। तो जो सो मैनी वर्शन केस होता है, 2 वर्शन 3 4 5 6, वो बहुत मुश्किल होता है उसको डिफेंड करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ का तो आप डिफेंस निकाल, आगे एक नई चीज़ है उसका डिफेंस निकालना ये बहुत मुश्किल है। जो सूरत हाल हमने देखी कि जैसे PTI के जो वर्कर्स थे उन्होंने देखिए, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है उनकी क्वांटिटी से, लेकिन उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन, अपने कायद के साथ उनकी जो एक विल थी, विश थी, उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने उसका इजहार किया। लेकिन जो लीडरशिप थी, जैसे अली मीन गंडापुर यहाँ तशरीफ़ लाए और 1 सेकंड के लिए नमूदार हुए और फिर गायब हो गए, और फिर जिस तरह से वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद में इतने लौ लश्कर के साथ बंदा आए और याद 2 चीज़ें मेरी जाती राय में, पहले आए कैसे और फिर गए कैसे? दोनों का जवाब इसमें दोनों का एक है, या हुकूमत का फेलियर है, फेडरल गवर्नमेंट का बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है, और अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं समझता हूं कि फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। तो अगर वो फिर गया है तो वो विद द कनेवेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, या जिसका भी आप कहें, आया भी गया भी, तो मेरी जाती राय में ये आम फहम जो रखने वाले लोग हैं उनकी सोच से ये कम अज कम बाला था। जब वो आ भी रहा था तो मोहसिन नकवी ने एक आंख बंद करके जाने दिया, और जब वो जा भी रहा था तो मोहसिन नकवी ने एक आंख बंद करके जाने दिया, वैसे मुमकिन नहीं था। आबिद शेर अली साहब, आप बताइए, आप सियासी आदमी हैं, ये जो कुछ हुआ यहाँ पे उसमें अली मीन गंडापुर के ऊपर रोशनी डाली। चीफ मिनिस्टर KP के वो 24 घंटे के लिए गायब रह दिए, दूसरा मौका है, एक दफ़ा 8 घंटे पहले भी गायब रहे थे और फिर असम्बली के अंदर ही नमूदार हुए थे। ये हुआ क्या, कहाँ थे और कैसे गायब हो गए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये तो एक तोता मैना की कहानी है जो उन्होंने खुद ही बनाई। क्या ज़रूरत थी, जैसे तुम आए वैसे तुम्हें जाने दिए, जाके तुम पहुंच गए थे, जाके अपनी सियासी तकरीर करते, जो भी कहना था, जो आप फजूलियात बकते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, जिस तरह आज एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए, ये तो
जमहूरी कल्चर है उनका कि चढ़ दौड़ना कोई। मलिक साहब सीधी सी बात, अभी आप वज़ीर आज़म साहब का भी बयान सुना रहे थे, ये चाहते हैं कि चंद इनको लाशें मिल जाती जो अपना लाओ लश्कर लेकर आते हैं, जिसमें अफ़गान बाशिंदे भी शामिल हैं। आप जिस जगह जाते हैं कहें जी जलसा वहाँ पे है, लोग वहाँ पे इकट्ठे हों, आप पूरे जाहो जलाल के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपने दहशतगर्द अफ़गानी बाशिंदे अपनी पुलिस को मारने के लिए, अपनी एजेंसीज को मारने के लिए, अपने वतन को फतह करने के लिए आप अपने जाहो जलाल दिखाते हैं। रियासती पैसे पर, रियासती मशीन पर आए। मलिक साहब आप मुझे बताएं कि अगर ये तो उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब को जंगला फलांग कर एक गाड़ी कैप्चर कर लेती है, तो ये किस बाग की मूली है कि ये आ भी चले जाए, जा भी चले जाए। अगर रियासत चाहे को अच्छी तरह से पता, ये F10 का सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता। तो लिहाजा क्या जरूरत थी बताना कि तुम स्वात के F10 का सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता था तो आप आने किसने दिया? आबिद शेर अली साहब, ये तो हमारे लिए आने दिया, आने भी दिया। अभी आपने खुद ही बता दिया, गाड़ी करके आने दिया आपको। जो आपके जाहो जलाल के साथ आपने रियासती मशीनरी के साथ आए, वो गाड़ियां तो वफाक के कब्जे में, वो आप अपने सरकारी वसाइल को इस जी आपकी हुकूमत ने एक आंख बंद करके आने दिया, आंख बंद करके जाने दिया? नहीं, वो मैं आपको, वो कौन सी चूंटी थी कि वो जो आई वो चले गई, किसी को पता भी नहीं। वो कह रहा जी कि मैं मुझे डिस्ग्रेस तरीके से वो गिरफ्तार करना चाहते थे, मुझे ऐसे करने। मुझे बताए मलिक साहब, उठाना हो तो तुम्हें वहां से KP हाउस से उठा के ले आए, जैसे तुम 8 घंटे के लिए पीछे भी गायब हुए, फिर आगे माफिया मांगते रहे। अब मुझे बताएं, ये कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ के मैं बेडरूम में घुस जाऊंगा। मलिक साहब को खुदा के लिए यार, आप अपनी भी बेटियां आपके घर पे हैं, आपकी वाइफ माशाल्लाह हमारी बहन है, वो आपकी घर पे है। ये किस किस्म की लैंग्वेज यूज कर आप किसी के बेडरूम पे, तुम्हें कोई इधर सफाई करने के लिए ना गुजरने दे तो तू बेडरूम की बात कर रहा है? मलिक साहब ये देखें, ये कोई चीजें होती हैं जो हदूद क्रॉस करके जाती हैं। तो ये अभी मैं तो यही कहता हूं कि रियासत चाहे तो ये बाद में माफिया मांगता फिरता है, फिर वहां पे जाके ऐसे ललकारता है जैसे ये पता नहीं किला दीदार सिंह फतह करके आए। ये अभी इतनी स्टोरी सुना रहा था, वो ऊबर को फोन कर देता, कहता था मेरी जेब में पैसे नहीं है। मलिक साहब सूबे का चीफ मिनिस्टर है यार, को खुदा का खौफ करें, झूठ बोले किसी तरीके से किसी को समझ आ जाए। तो ये वतीरा PTI का है झूठ बोलना, और ये झूठ बोलते चलेंगे, लेकिन रियासती रिट कायम होगी। ये आए जलसे करें। मलिक साहब मैं आखिरी मैं अली गंडापुर को ये कहना चाहता हूं, ये जैसे आए वैसे ही चले गए, मेहमान बनकर आए थे, मेहमानदारी की बात चले गए। और क्या करना है, इसको क्या कह सकते हैं, क्या कर लेना था? तो मैं तो यही कहता हूं कि ये मलिक साहब इनका आपको आवाज आ रही है जो शंघाई कॉन्फ्रेंस की इजलास हो रहा है, आप मेरे से बात कर रहे हैं कि किसी और से? नईम हैदर पंजोथा। नईम पंजोथा साहब आपको आवाज आ रही? अच्छा जी मुझे आ रही है, मैं सारा सुन रहा था। नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए पहली बात तो ये है कि जो कहते थे कि अली अमीन जो है नहीं आ सकता, एहतजाज नहीं हो सकता, हमने चौक पहुंच कर भी दिखाया, एहतजाज भी किया। इससे अगर बैकग्राउंड पर चले जाएं तो मुझे ये सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज करना, या जलसा करना, या जुलूस करना, या रैली निकालना मना है? 15 महीनों के बाद हमें लाहौर में जलसे की इजाजत मिली, और वो भी सबको पता है कि किस तरह मिली, और फिर 6 बजे पुलिस पहुंच गई है, जैसे मैरिज हॉल के अंदर सेरेमनी हो रही है। उससे पहले अगर आप देख लें तो क्या इस्लामाबाद हो, या सरगोदा हो, मियांवाली हो, बखर हो, मुल्तान हो, भावलपुर हो, लाहौर हो, या कोई जगह हो, किसी जगह पर हमें बता दें कि हमने पुरअमन एहतजाज के लिए कोई कॉल दी हो तो आपने जाकर गिरफ्तारियां छापे लोना किया हो। क्यों किया जा रहा है? हम तो सिर्फ कहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। अलीमा खानम में आप देख लें, या उस्मा, उनका क्या कसूर है? उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए, डकैती के मुकदमात बना रहे हैं, इक़दाम कत्ल के मुकदमात बना रहे हैं। एक बंदा जिसके हाथ से माजूर है उसके ऊपर मुकदमा बनाया कि उसने गुरेज चलाई है। जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो अदालत ने कहा कि इसका तो हाथ जो है वो है ही नहीं,
तो ये एक हाथ से कैसे जो गुलेल चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार को मुकदमे तो देख के बनाओ, साथ उन्होंने अदालत ने बरी कर दिया। जारी किस वजह से है कि इतना खौफ फैलाया जाए कि कोई भी आगे रुख ना करे, बेशक वो आईनी मुसवदा लेकर आए, बेशक आईनी तरमीम लेकर आए। तो ये इस चीज के लिए सारा किया जा रहा है कि आवाज बंद की जाए। हमने आज भी एक शेड्यूल जारी किया है, हम बिल्कुल एहतजाज हमारा जारी है और पंजाब के अंदर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम एहतजाज करें। ऐसी पार्टियां खत्म नहीं होती कि आप घर में बैठकर एक कमरे के अंदर एक फैसला करें और कहें कि पीटीआई की आज की अनाउंसमेंट के मुताबिक 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट है और 14 के प्रोटेस्ट के बाद दोबारा इस्लामाबाद में क्या करना है उसके ऊपर भी कॉल दी जाएगी। नासिर हुसैन शाह साहब, 14, 15 और 16 एससीओ समिट का भी आगाज़ हो रहा है और अगर वो मैं एक दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है, दो बिजनेस पार्टियों के दरमियान तनाज़ा आ जाए ना तो वो कहते हैं कि इसको जून का तूर रख लेते हैं, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और वो आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं, कहीं बैठ के इश्यूज डिस्कस करते हैं और कोर्ट को बता देते हैं। तो ये आप सियासी जमातों को भी एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, एससीओ समिट गुजर जाने दें, उसके बाद आईनी पैकेज पे भी बात कर लें, एहतजाज भी कर लें, सारा कुछ कर लें। नासिर शाह साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो जो बहस चल रही थी और सीएम केपी के लिए जो बात हो रही थी सर, तो वो तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान कि वो अपने जुलूस को छोड़कर केपी हाउस क्यों गए, फिर 24 घंटे कहाँ गुजारे, फिर वो असेंबली जो सुबह से बुलाई हुई थी वो बहुत देर तक उसको जारी रखा गया और वहाँ पे पहुँच गए। और इसी असना में असद कैसर साहब, गौहर साहब, सैफ साहब और बहुत सारे जो हैं वो तो एक मुल्कगीर एहतजाज करने लग गए थे कि जी केपी के सीएम कहाँ चले गए हैं। ये बहुत सारे इश्यूज साहब, वो एक तावला ईसा खेलवी, वो मुख्तलिफ उनके नगमे हैं ना, तो उसी में एक है चन्ना कित्था गुजारी आई रात वे, आगे मुझे नहीं आता लेकिन वो चन्ना कित्था गुजारी आई, हाँ ये आपको आता है। तो वो चन्ना कित्था गुजारी आई रात वे अली मीन गंडापुर से आप बता सकते हैं कि कित्था गुजारी उन्होंने रात? सर वो उन्होंने फिर आज दोबारा वो जो कल उन्होंने उस दिन स्पीच की थी पहुंच के, फिर आज दोबारा भी उन्होंने असेंबली में उसको बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो उनके बहुत सारे हामी हैं वो ही उनके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे आके। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये झूठ और सफ़ेद झूठ और इस तरह का जो वो फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मिसपरसेप्शन जो क्रिएट करते हैं, वो इनको सलाम है कि सबको पता था। देखें असेंबली क्यों देर तक चलती रही, सबको पता था कि वो पहुंचेंगे, लेकिन सब तकारीर कर रहे थे कि जी वो कहाँ चले गए और फिर वो सारा कुछ सामने रहा। तो इससे अंदाज़ा लगा लें, अभी मेरे बड़े मोहतरम है, मुझे बड़ी इज्जत है हैदर साहब जो भी बात कर रहे थे कि जी वो क्यों लोगों पर इस तरह किया जा रहा है, वो सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि हमेशा इनकी जो भी कॉल हो, एहतजाज की कॉल हो, जलसे की कॉल हो, रैली की कॉल हो, धरने की कॉल हो, वो सब में कुछ ना कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। 9 मई के बाद तो इनकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता और 9 मई को ये मान नहीं रहे, फिर वो जी जुडिशल इंक्वायरी कर लें। ओ भाई फुटेज, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, ये अभी जिन बहनों का जिक्र कर रहे थे मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम, वो भी हमारी बहनें हैं, खान साहब की बहनें हैं, तो मेरी बहनें हैं, मुझे उनके लिए बहुत एहतराम है। लेकिन वो क्या भूल गए कि उसी वहां पे वो कॉल के दिन थी, लेकिन ये कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं। देखें पॉपुलर होना और बात है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी दोबारा स्टार्ट करते हैं, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सियासी गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज उसकी रिफ्लेक्शन हमें केपी असम्बली के अंदर भी नजर आई, जहां इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद, एक पीटीआई से और एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से, उनके आपस में जिस तरीके से वो मुक्के और लातें चल रहे हैं वो भी मेरा ख्याल में मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। आप लोगों को मुंतखब करके असम्बली में कानून साजी के लिए भेजा जाता है, कुश्ती करने के लिए तो भेजा नहीं जाता। नहीं तो आप किसी रिंग में जाएँ, वहाँ जाके अपनी एतबाज़माई कर सकते हैं। मैं दोबारा आईनी पैकेज की तरफ आता हूँ।
रियासत साहब आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि आपकी बार इस वक्त बड़ा एक्टिव है, तो आई होप कि इसके ऊपर आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, हमारी भी रहनुमाई करेंगे। आईनी पैकेज क्या अभी मौजूदा सूरत हाल में जहाँ तनाज़ात और पोलिटिकल पोलराइजेशन नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, वो अभी स्टैंड करता है कि असम्बली से हुकूमत पास करवा सकती है या उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नदीम भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि जो आईनी पैकेज के हवाले से हमारी बहस का कल आपने आल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन इस्लामाबाद में देखा, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स, नुमाइंदे, बार एसोसिएशन, क्या पोजीशन है आप लोगों की? हमारी पोजीशन बिल्कुल, कल हमने एक तो इन टोटो उस प्रोजेक्ट को, उस पैकेज को इन टोटलिटी हमने रिजेक्ट किया, रेजोल्यूशन पास की और फ़लस्तीन के हवाले से रेजोल्यूशन पास की। सवाल ये नहीं है, हुकूमत की ख्वाहिश नज़र आती थी कि काजी फायदी साहब को यहाँ से 25 को रिटायर होंगे तो उनको आईनी, ये नून लीग की ख्वाहिश हो सकता है काजी साहब की ख्वाहिश ना हो, कि इधर से उठाएंगे और आईनी अदालत का सरबराह लगा देंगे और 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर देंगे। पीटीआई इस पे परेशान थी। ये तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह है कि जब आप कहते हैं 35 साल किसी लड़के की एज हो जाए, आप कहते हैं आप ओवर एज हो गए, आपको जॉब नहीं मिल सकती, और एक ऐसे जज को जिसकी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 है, और हमारे मुल्क के अंदर जो एवरेज लाइफ है वो 60 से 65 साल है, आप 68 साल के शख्स को आप वहाँ पे जज या उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनाएंगे, तो पहले ही टेम्परामेंट इन जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए होते हैं 65 पे, वो मेरे ख्याल में उस लेवल का नहीं होता, चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरा, उनकी जो कंटेंटमेंट होती है कि 2 मिनट 4 मिनट पहले जो बात की, कुछ जज एक्सेप्शनल की बात कर रहा हूँ, उनको वो याद नहीं रहती। तो आपके ख्याल में 65 साल काफ़ी है, इसमें इजाफा मुमकिन नहीं है? ये बहुत आइडियल एज है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे इस आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कतई तौर पे कोई भी, कल हमारे पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये तो देखे ना, ये तो हुकूमत ने करना, आपने काजी साहब के 88 डेज पहले कर दिया, 3 महीने पहले। अब मतलब तो इनका क्यों नहीं किया जा सकता? करना चाहिए। ये मेला फाइडी है, ये मेला फाइडी की वजह से आपने कहा ही इज अ डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूंकि अभी तो कोई पैकेज अभी पार्लियामेंट में आया ही नहीं है। अच्छा, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है खाम ख्याली हो, कि अगले 2-3 रोज में ये एससीओ समिट से हो सकता है पहले जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ये मेरी तवक्को है, हो सकता है होना चाहिए। उसकी वजह है कि ये जो हिजानी कैफियत है ना मुल्क के अंदर, इसके अंदर सर्टेनिटी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, हवा में सारी बातें, कभी कोई आर्टिकल, कभी एक पैकेज, कभी दूसरा, कोई एक मुसवदा कहता है, कोई दूसरा कहता है, अभी तो सारी चीजें हवा में। उससे पहले आप इस मुल्क के अंदर आप अनसर्टेनिटी को कवर अप करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करें, चूंकि अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के उस नजरिए के तहत जिसमें यह लिखा गया है कि जी अदलिया को इंतजामिया से अलग करना और सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो इसको दूर कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अभी तो आईनी पोजीशन यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने, अभी आईनी पोजीशन यही है, अभी तो उसमें बहस भी नहीं है, बनेगी भी वही इंशाल्लाह। आबिद शेर अली साहब, ये जो नोटिफिकेशन का ना होना है ये बेयकीनी पैदा करता है, आपको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जब आप आईनी पैकेज करेंगे तब करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। मैं आपकी इजाज़त से मैं अपने भाई को कुछ चीज़ों पर जवाब देना चाहूँगा। बड़ी अच्छी बात की है कि ये रेजोल्यूशंस पास करते हैं, करनी भी चाहिए, बेहद एहतराम और वकला का। किस चीज़ की रेजोल्यूशन, किस कौन से आईनी पैकेज पर किस चीज़ को आप मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नासिर शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप बेनिफिशियरी थे, आईनी पैकेज भी करना है आप लोगों ने, लेकिन चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होल्ड बैक करना वो एक नामुनासिब काम है। मंसूर अली शाह साहब ने 26 को बन जाना है, आज कितनी 8-9 तारीख आपकी होगी, ये आपको नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। लास्ट टाइम 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आ गया था। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मंसूर अली शाह साहब ही जो हैं इस वक्त मुमकिना चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हैं, और उनका नोटिफिकेशन जो है वो निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो बहुत पुरुमीद हैं कि कुछ दिनों में वो नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। आईनी अदालतों की अगर बात की जा रही है तो देखें, आईनी अदालतें मीसाक जमहूरियत में लिखी हुई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के उसमें। हमारा जो मंशूर था 2024 में जो इलेक्शंस हुए उसमें उनका जिक्र है,
तो हमें तो इसलिए उनको डिफेंड कर रही है पीपल्स पार्टी, और खुल के मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस पर बात करता है, बार में जा रहा है, लेकिन हर जगह नासिर शाह साहब एक चीज तकरीर बता कर दें, रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद सबसे ज्यादा जो खौफ आता है वो ये आता है कि काजी फायद ईसा साहब को आप आइंदा उस अदालत का, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाने का इरादा रखते थे, एटलीस्ट नून लीग की ये दिली ख्वाहिश थी। तो क्या आपको काजी फायद ईसा 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर उसके बाद आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? नासिर शाह साहब देखिए, हमने इस पे भी पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वजाहत से है कि हम कोई पर्सन स्पेसिफिक कवानीन नहीं चाहते, ना ही कोई कानून चाहते हैं, और ना ही इसमें हमारे लिए बड़े मोहतरम है काजी फाइज ईसा साहब भी, इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी और दीगर भी जज साहिबान जो यहाँ पे रहे हैं। बल्कि देखें, हम जो बात कर रहे हैं आईनी अदालतों की बात कर रहे हैं, हम उनके तकर्री का जो तरीक़ेकार है जिस पर बहुत शोर मचाया जा रहा है कि जी ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये क्या चीज़ है जिसके लिए पीपल्स पार्टी या PMLN की गवर्नमेंट ये कह रही है, ये वही तरीक़ेकार है जो जस्टिस इस वक्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे बड़े मोहतरम, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके जो आज के काजी फाइज ईसा, मंसूर अली शाह साहब, या जितने सीनियर तरीन जज साहिबान हैं वो उस प्रोसेस के तहत ही आए थे। उसके बाद जब 18वीं तरमीम आई तो वही जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जिन्होंने धमकी दे के, जो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये तरमीम उसमें नहीं आने दी जो 18वीं तरमीम आ रही थी, और फिर जब ये तहरीक चली थी जिसमें बड़ा एक स्लोगन था कि जी ये कामयाब हो गई और जस्टिस बहाल हो जाएंगे, मुखालफत की थी आईनी अदालत की, और 18वीं तरमीम में आईनी अदालत की मुखालफत नून लीग ने की थी, और ये बहाल हो जाएंगे तो जी रियासत होगी माँ की जैसी, रियासत होगी माँ की जैसी। मिल गया इंसाफ सबको, मजलूमों को इंसाफ मिल गया। कैसे फैसले हुए थे? गिलानी साहब को अदालती फैसले के तहत हटा दिया गया, जिसपे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अभी कहा कि उनको गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पे हटा दिया गया। हमारे जितनी लीडरशिप थी जेलों में थी, जमानतें हमें नहीं मिलती थी, और बहुत सारे ऐसे फैसले आए। अब भी देख लें वो फैसले जो आइन को रीराइट करने की कोशिश की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा मशहूर फैसला है सीट्स वाला, जिसमें D सीट भी कर दिया गया, वोट भी नहीं गिना गया। फिर अभी जो प्रेयर थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, और फैसला आ गया इनके PTI के हक में। तो ये इस तरह के जब फैसले आएंगे तो फिर तो सबको इस पे सवाल होगा। मैं सिर्फ वो जो पहले बात मुकम्मल कर लूं, जो एक जुमला रह गया था कि PTI बहुत पॉपुलर अपनी जगह पे, लेकिन उसका जो फ्यूचर है पॉलिटिकली वो है PTI-P में। उससे मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। अगर वो पुरअमन होंगे तो फिर तो इस पॉलिटिकल धारे में आ सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। जी जनाब पंजोथा साहब, ये एक बड़ा आपके लिए सियासी एतबार से अहम है कि आईनी पैकेज थ्रू होता है 25 से पहले, 26 से पहले या उसके बाद? देखिए, बात यह है कि जहां पर बात की जा रही है जी कि आईनी अदालत जो है या ये जुडिशल पैकेज के अंदर जो है ये तरामीम लाने की जो एक प्लानिंग बनाई गई है, ये है कुछ नहीं। और इसके ऊपर इतना महसूस क्यों हो रहा है, या वकला क्यों खड़े हो गए, ये क्यों बात करें, या तहरीक इंसाफ क्यों बात करिए, या दीगर जमातें जो है तहरीक इंसाफ के साथ जो अलायंस के अंदर है वो क्यों बातें कर रही हैं कि ये है ही कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि तरह से किस मुंह से ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जहां पर अपनी मर्जी के केसेस लगवा कर, और जिसकी दिल इनका करेगा ये केस लगेगा, ये नहीं लगेगा। फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन जो इस वक्त हो रही है उसको मजीद तूल देने के लिए वो आईनी अदालत बनाई जा रही है, ताकि कोई बंदा अगर अगवा हो, कोई बंदे के घर छापा मारा जाए, मुकदमात बनाए जाए, सियासी कैद किए जाए, तो वो उस अदालत में वो सारे मुकदमात के जनाब जो आईनी अदालत जिसमें एक वज़ीर आज़म की मर्जी से चीफ जस्टिस बैठा होगा या दीगर जजेस बैठे होंगे। इसके साथ साथ सिविलियन कमेटी ट्रायल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए
जो तरमीम की जा रही है कि वो आईनी अदालत के सामने वो मुकदमा जाएगा, वो रेफरेंस जाएगा ताकि पाबंदी लगाई जा सके। उसके अलावा एक जज को उठाकर बलूचिस्तान फेंक दो, सिंध फेंक दो या कहीं फेंक दो, ट्रांसफर कर दो, ताकि वो जज जो है बात ना करे कि क्यों वीडियो कैमरे उसके घर में लगाए गए, ताकि अपनी मर्जी से फैसले लिए जाएं। और जो ये पीपल्स पार्टी OPM-LNO या दीगर जमातें हैं जो इन्होंने अपना कंडक्ट शो करवाया है इन 2 सालों में, हालांकि इससे पहले भी इनका यही किरदार रहा। मुल्क तो आपने दलदल में फंसाया हुआ हमेशा से। एक शख्स था जो चाहता था कि मुल्क हमारा आगे बढ़े, उसको आपने कैसी जो है वो रजीम लाकर उसे हटा दिया और जेल में डाल दिया। पूरा एक प्लान बनाया, लंदन एग्रीमेंट बनाया, जिसकी एग्जीक्यूशन 63 का फैसला दुरुस्त है, उसकी टाइमिंग के ऊपर आप बहस कर सकते हैं। जो जस्टिस बुंदियाल का फैसला था, दैट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से मुझे आपसे नहीं समझौता, सब काफी इख्तलाफ है। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें आबिद शेर अली साहब से भी और रियासत साहब से भी। आबिद शेर अली साहब, मैंने एक सवाल किया था जिसका मुझे अपने मेहमानों से जवाब नहीं मिला कि आपने SCO समिट इतना बड़ा इजलास करना है तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर ले, आप 15-20 रोज के बाद दोबारा ये मैच सियासी खेल लीजिएगा, 15-20 रोज सुकून के साथ मुल्क को चलने दें। तो आपको भी इतनी कौन सी आग लगी हुई है कि आईनी पैकेज आज रात ही पास करना है, 15 दिन बाद भी आप इस पर काम कर सकते हैं। मलिक साहब, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से हमने तो इनको कहा है PTI के लोगों को कि आपने जो भी एहतजाज करना है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मामला है, पाकिस्तान की रेपुटेशन, वर्ल्ड की दुनिया जो दुश्मन ममालिक है वो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान में ये इजलास हो, वो चाहते हैं कि ये मौखर हो जाए। वो चाइनीज़ इंजीनियर्स को वहाँ पर कराची में धमाके से उड़ाना, तो ये कड़ियों का हिस्सा PTI को नहीं बनना चाहिए। ये अपने एहतजाज को टिल ये समिट तक सस्पेंड करें, जब मौका आए बिल्कुल अपना एहतजाज करें, जत्थों में ना आए। आप अपने आईनी पैकेज को सस्पेंड करें, वो प्रोटेस्ट को सस्पेंड करें। आप जाके 20-21 तारीख को फिर दोबारा अपनी सियासी काम शुरू करें। जब पैकेज आएगा सबके सामने है, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये समिट गुजर जाए, लड़ाई भी करें, सियासत भी करें, लेकिन पाकिस्तान के कॉज के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े दरपेश चैलेंजेस सामने हैं, ठीक है, तो इनको रियासत साहब से चाहिए कि ये रियासत साहब, आपको मेरी एक तजवीज़ है, आप मुख्तलिफ लोगों को अपनी बार्स में दावत देते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को और PTI से गौर साहब ही अभी उनके नुमाइंदे, उनको भी बुलाएं और इनको दावत दें कि आपस में एक मुआहदा कर लें, महज़ब तरीके से इंगेज करें और डायलॉग के नतीजे में रिफॉर्म करें। हमारी तरफ से हमारी बार का फोरम हाजिर है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर दावत दें। वैसे बारों का कस्टम ये है कि जो लीडर्स होते हैं वो बाहर को लिखते हैं कि मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, ये हमारा कस्टम है। दावत दे दें, तो हम दावत भी दे देंगे, लेकिन 2 बातों का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मियाँ साहब को अदालतों ने गलत सजाएं दी, जैसे चौधरी साहब फरमा रहे थे, तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि किन अदालतों ने उनको रिलीफ दिया। इसी पाकिस्तान की अदालतों ने दिया। अब क्या वो अदालतें जिन्होंने सजाएं दी, जितने पीपल्स पार्टी के लीडर थे उनको भी रिलीफ इन्हीं अदालतों ने दिया, PTI के लीडर्स को भी इन्हीं अदालतों ने रिलीफ दिया, मुस्लिम लीग नून के लीडर्स को भी इन्हीं अदालतों ने रिलीफ दिया। भुट्टो को टांग दिया, गिलानी साहब की छुट्टी, नवाज शरीफ की छुट्टी, ये कोई दुरुस्त फैसले? एक दूसरे के खिलाफ मिठाइयां बांटते रहे, यही लोग थे ना जब यूसुफ रजा गिलानी, बांटने वाले भी गलत हैं, ठीक है ना। सवाल ये होता है कि उस वक्त अभी उमर ताब बंदियाल साहब ने जो फैसला दिया था उस वक्त तो कहते थे आईन और कानून की फतह है, वो भी तो इसी मुल्क की अदलिया थी। गलत फैसला नहीं, वो गलत था, सही था। 73 के आईन में उसमें नहीं लिखा हुआ ये प्रोविजन जो उन्होंने करना। अभी क्या इनको इनकी ये इस चीज से तसल्ली हो जाएगी कि जो ये अदालतें बना रहे हैं ये जाती सियासी अदालतें बनाने के लिए जा रहे हैं, ये सवाल है कि जो आईनी अदालत बना रहे हैं क्या उसके अंदर ये कुछ नहीं होगा? क्या गारंटी? बता दें कि वो जज इनको सिर्फ फेवर करेंगे, इसका मतलब है कि इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि इनको तसल्ली है कि ये हमारी अदालतें आबिद शेर अली साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और नईम साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।